दोस्त और होस्ट रोहित कुमार। स्वागत है आपका इंसाफ एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे देश के उन मृत ज़मीर लोगों के बारे में जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। अगर आज के समय में देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी की वजह से लगातार देश में बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़े स्तर पे गिर चुकी है। लोग लगातार अपनी नौकरियां खो रहे हैं, अपने बिजनेस को खो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बिजनेस भी है, ऐसे मृत ज़मीर लोगों का बिजनेस भी है जो लगातार इस महामारी के बीच में फल फूल रहा है। हम बात करेंगे नकली इमिग्रेशन ऑफिसेज दफ्तरों की और खासकर पंजाब में पनप रही पंजाब की सबसे बड़ी वीज़ा मंडी जो कि इस समय ट्राई सिटी के मोहाली में, पंजाब के मोहाली में बनी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। हो कुछ ऐसा रहा है कि पंजाब में ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वो एक स्कीम लेके आए हैं, मानो जैसे मोहाली में आओ आओ वीज़ा ले जाओ। आज के समय में पूरा देश, पूरी दुनिया, विश्व भर में कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन ऐसे मृत ज़मीर लोग जो आज की डेट में, आज के समय में कोरोना जैसी महामारी का शिकार हो चुके हैं, उन लोगों को अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। इन सब से ये साबित होने को है कि ये लोग किसी भी समय, किसी भी तरीके और किसी भी ढंग से अपने इस घोरंग धंधे को चलाए रखना चाहते हैं और लगातार देश के नौजवानों की बेरोजगारी का फायदा उठा सकते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए, मोहाली में बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिनको प्रशासन की तरफ से लाइसेंस इशू कर दिए गए हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उन लाइसेंस होल्डर्स के बारे में जिनके पास ट्रैवल एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी का लाइसेंस है लेकिन वो वर्क परमिट का काम कर रहे हैं। हम उस चीज पे भी बात करेंगे कि वो कंसल्टेंसी के नाम पे और ट्रैवल एजेंसी के नाम पे किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती इसमें हमारे उन मासूम और भोले भाले लोगों की भी है जो किसी भी ऑफिस में जाने से पहले उस ऑफिस के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करते। कोई भी एक शख्स कभी भी पुलिस स्टेशन में जाकर वो किसी भी तरह की जानकारी नहीं लेता, जिसकी वजह से वो एक बड़ी ठगी का शिकार हो जाता है। आज हम इसी पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोग सबसे पहला कौन सा आसान तरीका यूज करते हैं पैसा बनाने का। ये लोग काम करते हैं बेसिकली मेडिकल के ऊपर। नकली मेडिकल लैब्स हैं कुछ जो हमारे मोहाली के सराउंडिंग में, जैसे चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली जैसे एरियाज में खुली हुई हैं, जो नकली मेडिकल लैब्स होती हैं। वहां से ये अपना जो विज्ञापन है, जो अखबारों द्वारा ये विज्ञापन देते हैं, ये मृत ज़मीर लोग, ये ठग इंसान, इनको इंसान कहना भी मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक नहीं होगा, जो ऐसी महामारी में भी लोगों का खून चूसने से बाज नहीं आ रहे। ये लोग इच्छुक व्यक्ति जो इच्छुक है विदेश जाने का, जब एक लुभावना सपना उनको दिखाते हैं अपने विज्ञापन द्वारा, तो उनको जब ये बुलाते हैं अपने ऑफिस में तो सबसे पहले उसको ये बोला जाता है कि आपका वीजा का फाइल तब तक पुटअप नहीं कर सकते, तब तक फाइल नहीं लगेगी जब तक आपका मेडिकल नहीं होगा। उसके लिए ये क्या करते हैं, ये अपनी कुछ लोकल्स मेडिकल लैब हैं चंडीगढ़ में, उनके साथ संपर्क में रहते हैं। वहां से ये उस इच्छुक व्यक्ति का, विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति का 5,000 से 15,000 रुपए का मेडिकल करवा लेते हैं। उन 5 से 15,000 रुपए के बीच में से 500 से 1500 से 2,000 रुपया जो है वो मेडिकल लैब अपना काट लेती है। बाकी का जो पैसा है वो नकली एजेंट, या फिर ये ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ लाइसेंस होल्डर इमिग्रेशनों के पास वापस आ जाता है। और जो विदेश जाने का इच्छुक व्यक्ति होता है, जो क्लाइंट होता है, जो अपने सुनहरे भविष्य के लिए हमारे मोहाली में आया हुआ है, शहर में आया हुआ है, उसके साथ ठगी हो जाती है और उसको खुद के बारे में पता भी नहीं चलता कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। क्योंकि जैसे ही वो मेडिकल करवा के आता है तो उसको 30 से 35 या 60 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपका इतने टाइम में वीजा लग जाएगा। वो बेचारा अपने घर वापस चला जाता है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सबसे ज्यादा 99% इमिग्रेशन ऑफिसेज जो मोहाली में इस समय रनिंग में हैं, जो चल रहे हैं, वो अपने विज्ञापन पंजाब में कम, बल्कि ना के बराबर पंजाब में, तो दूसरे प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में सबसे ज्यादा विज्ञापन जो है वो देते हैं। एक तो वो पुलिस की आंखों में इजीली धूल झोंक देते हैं, दूसरा व्यक्ति जो बाहर से आता है
वो अगर उसके साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो ये इसको अपने हिसाब से अपने बाउंसर जो इन्होंने रखे होते हैं, बेसिकली बाउंसर नहीं उनको कहना चाहिए, उनको गुंडे कहना चाहिए, वो उनके हाथों पिटवा भी देते हैं, धमकी भी दिलवा देते हैं, तो वो वापस चले जाते हैं बेचारा। कोई इक्का दुक्का अगर कोई पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो उसका पुलिस वाले समझौता करवा देते हैं। तो इस तरीके से ये गोरख धंधा जो है मेडिकल के नाम पे चल रहा है, जिसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो उस भोले वाले बंदे का है, क्योंकि उसका मेडिकल जो करवाया हुआ है वो किसी और काम भी नहीं आना, क्योंकि उसका ब्लड तो ले लिया जाता है, सैंपल ले लिया जाता है, लेकिन ब्लड को फेंक दिया जाता है। अगर उसका टेस्ट करवा भी लिया जाए, जेन्युइन टेस्ट हो भी जाए, तो वो टेस्ट किसी दूसरी जगह पे जो है वो मान्यता नहीं रखता, क्योंकि वो लैब्स ही इनलीगल होती हैं। दूसरा तरीका है इनका फाइल खर्चा। अब फाइल खर्चे के नाम पे ये बहुत सारा एक गोरख धंधा सा बना हुआ है कि जब भी इच्छुक व्यक्ति, जो विदेश जाने का इच्छुक व्यक्ति इनके पास आता है, तो उसको ये बोलते हैं कि हम आपका एक फाइल आपकी तैयार करेंगे, उस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेडिकल आपका ऑलरेडी हो चुका है, जो 5 से 15 हजार मैंने आपको बताया कि वो हो जाता है। इसके अलावा एक फाइल खर्चा होता है। वो फाइल खर्चा जो है वो कोई 5,000 भी लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, मैक्सिमम 30 से 40,000 रुपया भी लेते हैं। वो फाइल खर्चे के नाम पे वो उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर आप वीजा नहीं लगवाते, मतलब आप खुद से मना कर देते हो, डेफिनेटली वो करेगा ही मना, क्योंकि 6 महीने साल कोई वेट नहीं करता, वो मना कर देगा, अपना पासपोर्ट या पैसा वापस मांगेगा जो उसको वापस नहीं मिलता। पासपोर्ट के बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको कि पासपोर्ट के नाम पे भी किस तरीके से ये ठगी हो जाती है। वो फाइल जब उसकी तैयार होती है, वो फाइल बेसिकली तैयार ही नहीं होती, उसको 4-6 महीने का टाइम दिया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन हो चुका होता है कि अगर आप खुद से बोलोगे मुझे वीजा नहीं चाहिए, दैट फीस विल नॉट बी रिफंडेबल, वो फीस रिफंड वापस नहीं होगी आपको, वो वापस नहीं करेंगे आपको। तो एक इंसान जो पहले ही बेचारा भुखमरी का शिकार था, बेरोजगारी से जूझ रहा था, अपनों के लिए खाना नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, वो कहीं से ना कहीं से पैसे लेकर इन मृत जमीर इन भेड़िए लोगों के पास आके वो अपना वो 2 पैसा जो जोड़ा हुआ था या किसी से लेके आया था, वो भी इनके हाथों में देके चला जाता। 4-6 महीने के बाद जब वो वापस आता है कि सर मेरा वीजा नहीं लगा, तो बोलते हैं भाई वीजे में अभी टाइम लगा है, अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से फाइल जो है वो रुक चुकी हैं। तो ऐसा बहुत बार देखने को आया है। इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे शहर की पुलिस बिल्कुल नाअहल और निकम्मियों की तरह काम कर रही है। उनको चाहिए कि हर महीने जाके एक बार इनका डाटा चेक किया जाए, इनके डाटास को खंगाला जाए, आपने किससे कितना पैसा लिया है, आपने किसका वीजा लगवाया है, कहाँ का वीजा लगवाया है। आजकल एक और चलन हो रहा है कुवैत का, कुवैत, दुबई, हालांकि इवन कुवैत में जो पिछले लोग थे उनको भी देश निकाला किया जा रहा है वहां से, लेकिन ये लोग अभी भी कुवैत के नाम पे पैसे की ठगी कर रहे हैं। फाइल खर्चे के नाम पे जब वो इंसान वापस आता है कि सर मेरे को वीजा नहीं लगवाना, मेरी फीस वापस हो जाएगी, वो बोलते हैं हमने फाइल तैयार कर दी है। फाइल अगर वो मांगता है, मैंने आपको पहले बताया फाइल तो होती नहीं, अगर वो अपनी फाइल मांगता है कि सर मुझे मेरी फाइल दे दीजिए, वो फाइल बोलते हैं वो तो एम्बेसी में है, एम्बेसी में अभी जो है वो कार्य नहीं हो रहा, ऑनलाइन काम चल रहा है, तो फाइल हमने ऑनलाइन भेज दी उनको, तो फाइल ऑनलाइन भी भेज दी और फिजिकली भी जमा करवा दी, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो हमारा आपका एग्रीमेंट तो पहले हो ही चुका है कि आपका जो पेमेंट होगा वो रिफंडेबल नहीं है, वो हम आपको वापस नहीं करेंगे। वो बेचारा रोता पिटता अपना पासपोर्ट लेके, अगर वापस मिल जाए पासपोर्ट, उस पर मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम बात करेंगे कि पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई भेड़िया, कुछ भला मानस हुआ, थोड़ा सा भेड़िया मर्द जमीर बंदा, वो लींच में जरा ताकत ना हुई ज्यादा, तो उसका पासपोर्ट वापस कर देगा। ये दूसरा तरीका है आराम से 20 से 40 हजार रुपए कमाने का पर क्लाइंट आज के कोरोना जैसे समय में। तीसरा तरीका है इनका वकील के नाम पे। ये ठगी बेसिकली होती है स्टूडेंट के साथ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के नाम पे होता कुछ यूं है, जब फाइल का खर्चा ले लिया जाता है, मेडिकल हो जाता है, तो उसके बाद ये भेड़िए क्या करते हैं, ये मृत लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके फोन पे
हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में जो भी टाइम इनको सूटेबल लगे उनको देने का, जिसमें वो कंफर्ट लेवल पे क्लाइंट को रख सके। आपको एक वकील की तरफ से कॉल आएगा, ही विल कॉल यू फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब कि कहीं से भी कॉल आ सकता है जहां पे वो व्यक्ति जाने का इच्छुक है। आपको एम्बेसी से कॉल आएगा क्योंकि आपके स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए वहां पे हमने वकील हायर किया है। वो वकील आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा ताकि स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ आपका वर्क परमिट भी इश्यू करवाया जा सके। मतलब सोचिए कि एक बच्चा जिसको पहले ही नहीं पता कि मुझे स्टूडेंट वीजे पे कैसे जाना है, अब उसको वर्क परमिट भी साथ में दिलाया जाता है, जो नहीं होता। तो मैं पहले सबसे पहले ये बात बता दूं कि जो सिम्स हैं, फोन सिम, ये कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन कॉलिंग है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, +1 +2 3 4 3 वॉट एवर, उस नंबर से उस इच्छुक व्यक्ति का, उस स्टूडेंट बच्चे का नंबर डायल कर उसको कॉल किया जाता है कि हम फलां फलां लॉयर बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी काम में फ्लैक्चुएशन चल रही है, काम थोड़ा कम है, अभी आप स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हमने फाइल आपकी आगे लगा दी है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा डॉलर भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो आपका नुकसान ना हो जाए कहीं। आप जो फीस हमारी वकील की बनती है वो फीस आप हमारे ऑफिस में वहां पे जमा करवा दीजिए। स्टूडेंट बेचारा करे क्या करे कि मरे, वो बेचारा जाके 50,000 से 2 लाख रुपया वकील के नाम पे फिर जमा करवा देता है। टोटल 2 से 2.5 लाख रुपया हो गया। ये तीसरा तरीका था वकील के नाम पे। मैंने अभी आपको बताया कि सिम जो हैं इनके टोटल नकली होते हैं। कुछ इमिग्रेशंस के जो प्योरली ठगी के बिजनेस में ही हैं, उनके सिम नकली होते हैं। कहीं से भी बाहर से 400, 500, 1500, 2000 तक एक सिम मिल जाता है इजीली। तो ये है इनका तीसरा तरीका। अब है इनका अगला तरीका। उस तरीके पे ये काम करते हैं फीस के नाम पे, पेमेंट आफ्टर वीजा। अक्सर विज्ञापन आता है न्यूज़पेपर्स में, फेसबुक में। आजकल एक और बात है कि फेसबुक को बहुत जो है टारगेट किया हुआ है इन भेड़ियों ने, फेसबुक पे ही ज़्यादातर एड्स कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रशासन की नज़र रहती है अखबारों पे ज़्यादातर। तो उसमें क्या रहता है कि ये लोग जब इच्छुक व्यक्ति उनके पास आता है उनको बोलते हैं कि भाई मेडिकल आपका हो चुका, फाइल फीस आपने दे दी, अभी जो बाकी पेमेंट है वो आपको आफ्टर वीजा मिले देनी होगी। वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी ये डील करते हैं उनके साथ, जो भी पैकेज रहता है इनका। मैं ये बात सिर्फ वर्क परमिट के लिए बात कर रहा हूं। उसको एक समय दिया जाता है कि आपको फलान डेट पे फोन आ जाएगा, आपका अप्रूवल लेटर, पहले बोला था वीजा आएगा, फिर एक अप्रूवल लेटर टाइप का कुछ बीच में निकल के आ जाता है। तो कुछ समय के बाद उसको महीने, 1.5 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, मैंने पहले बोला जैसे जो भी कंफर्टेबल जोन रहता है क्लाइंट का और ऑफिस वालों का, उसमें उनको बता दिया जाता है कि जी आपका अप्रूवल लेटर आ गया है, आपको कुछ पेमेंट पहले जमा करवानी होगी सिक्योरिटी मनी के तौर पे, ताकि कल को अगर आपका वीजा आए तो आप ये ना बोल सको मुझे वीजा नहीं चाहिए। अब वो बेचारा फिर कुछ 50,000 लाख रुपया उनके पास फिर जमा करवा देता है। फिर उसको 6 महीने का, 4 महीने का टाइम दे दिया जाता है कि आपका वीजा इतने समय में आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सारे बीच में वो शख्स, वो स्टूडेंट, वो बच्चा जो अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के लिए या अपने बच्चों के लिए भारत से बाहर जाकर काम करना चाहता है, वो एक बार भी इस बीच में किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जाकर ये पूछता कि जिसके पास मैं आया हूं क्या वो 1 नंबर का ऑफिस है, क्या वो रजिस्टर्ड है, उसके पास वर्क परमिट का लाइसेंस है। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं हुआ आज तक। इस तरीके से ये और पैसा कमा लेते हैं। एक तरीका है इनका, जैसे हमने पहले बात करी कि पासपोर्ट कोई देता है कोई नहीं देता है। उनके सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं पैसा कमाने के।
हाँ, अगर कोई और पैसा दे दे तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर वो मेडिकल और पासपोर्ट का गेम करते हैं। ये खासकर आप दिमाग में रखिएगा, जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं विदेश जाने के, कि मोहाली में कौन कौन से तरीके चल रहे हैं। पहला तरीका था मेडिकल, दूसरा तरीका वकील के नाम पे, तीसरा तरीका फाइल खर्चा, चौथा तरीका वर्क परमिट के नाम पे आफ्टर वीजा पेमेंट वाली बात, अप्रूवल लेटर के नाम पे आपसे पेमेंट ले ली जाती है। पांचवा तरीका आ गया पासपोर्ट। अब होता कुछ यूं है कि जब पहली बार इच्छुक व्यक्ति, विदेश जाने का इच्छुक व्यक्ति एक भेड़िए के पास आता है, मृत ज़मीर ऑफिस में आता है, तो जब उनसे बात करता है तो वो एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं कि हमारी बहुत मेहनत होगी, हमारा बहुत खर्चा होगा, आपकी फाइल लगाने के लिए हमें वकील हायर करने पड़ते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, तो आप जो पासपोर्ट हमें देके जा रहे हो, अगर आप खुद से मना कर देते हो कि मुझे वीजा नहीं लगवाना, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जी वीजा बहुत लेट हो गया, बहुत समय गुजर गया, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं, उसको 20 साल भी हो सकते हैं। तो जैसे ही 6 महीने, साल या 4 महीने जो इच्छुक व्यक्ति है विदेश जाने वाला, उसका थोड़ा सा पेशेंस जो है वो जवाब देने लग जाता है, तो बार बार ऑफिस कॉल करता है। एक समय आता है कि ऑफिस वाले, ये मृत ज़मीर लोग, उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। वो बेचारा अन्य प्रदेशों से वो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो आके बोलते हैं कि भाई हमें वीजा नहीं लगवाना, आप हमारा पासपोर्ट वापस कर दीजिए। अब एग्रीमेंट था कि भाई पासपोर्ट तो हम देंगे नहीं, पासपोर्ट तो तब देंगे अगर आप 20,000 रुपया या 30,000 रुपया जमा करवाओगे, जो एम्बेसी फीस है, क्योंकि हमने तो अपनी जेब से आपकी एम्बेसी फीस भर दी, अब हमें तो वो पैसे मिलेंगे नहीं। अब वो बेचारा फिर फंस गया, पहले मेडिकल में फंसा, फिर पासपोर्ट में फंस गया। मेडिकल में 5 से 15,000 दे दिया, 20 से 30,000 अब पासपोर्ट में देना होगा। तो बहुत हाथ पैर मारता है, सोचता है पुलिस स्टेशन चला जाऊं। पुलिस स्टेशन अगर चला भी जाए तो पुलिस की एक और कार्य प्रणाली कि भाई उनके पास तो लाइसेंस है, साहब बड़े साहब कंप्लेन आई है, बताइए क्या करें। समझौता करवा देते हैं, बेटा तूने 20 में करा था एग्रीमेंट, 10 पकड़ चल निकल यहां से, दैट्स इट। दूसरा तरीका, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे अन्य प्रदेशों से आते हैं, डर जाते हैं, प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में नहीं जा पाते, पुलिस के पास अपनी आवाज को बड़ा नहीं कर पाते, मीडिया के पास नहीं जा पाते, क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी भी ऐसे हैं जो इमिग्रेशन ऑफिस से भी कुछ पैसे ले लेंगे और कुछ पैसे क्लाइंट से भी ले लेंगे कि भाई आप क्या पासपोर्ट निकलवा देंगे, आपका पेमेंट वापस करवा देंगे। ये मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग, बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि अब एग्रीमेंट पे था 20 से 30,000 रुपया देना, तो वहां पे सब्जी मंडी शुरू हो जाती है। हमारे पास है नहीं, बोलते हम तो लेंगे 30 नहीं तो 20, तो वो बेचारा 20 से 25 या 30,000 जिसमें भी उसका डील होता है, वो बेचारा वो देता है, राम राम कर अपना पासपोर्ट लेता है और अपने घर को निकल लेता है। ये भी इनका तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इन मृत ज़मीर लाइसेंस होल्डरों पे कोई पर्चे दर्ज हो गए हों। बहुत रेयर है, जो ऑफिस छोड़ के भाग गया उस पे पर्चा दे दिया। नहीं तो वो एक कहावत है ना, नाच मेरी बुलबुल पैसे मिलेंगे, तो ये वो स्थिति बनी हुई है। नचाया जाता है सिस्टम को अपने रसूख से, अपने बड़ेपन से, अपनी बड़ी गाड़ियों से, अपने कॉन्टैक्ट से। पुलिस भी क्या करे, अंडर पॉलिटिशियन काम करना है, अंडर सिस्टम काम करना है, अंडर एविडेंस काम करना है, सबूत चाहिए, नहीं होगा।
तो ये 5 तरीके थे जो लाइसेंस होल्डर, कुछ लाइसेंस होल्डर इस तरीके से पैसा कमा के विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। एक तो महामारी, महाबीमारी, बेरोजगारी, कारोबार नहीं, पैसा नहीं, सुबह खाना खाया रात का पता नहीं, और ये लोग लगातार ऐसे भोले भाले लोगों को लींच की तरह चूस रहे हैं। दोनों हाथों से इनकी खून पसीने की कमाई को लूट रहे हैं, और पुलिस हमेशा की तरह सिर्फ हाथ मलती रह जाती है कि ऑफिस गया तो क्या कहां। क्लाइंट तो हैं, पुलिस स्टेशन में आज आ गए हैं ऑफिस भागने के बाद, लेकिन मालिक कहां है। ये तो बात हो गई लाइसेंस होल्डरों की कि कहां ये झोल झाल करके वर्क परमिट के नाम पे ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस लेके, कंसल्टेंसी का लाइसेंस लेके फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जैसी कई वेबसाइट्स पर अपने विज्ञापन जो हैं वो अन्य प्रदेशों में देते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये मेडिकल का जो गोरख धंधा है, इसमें बहुत दूर दूर तक कई बड़े बड़े लोगों के हाथ जो हैं उसमें हैं। मुंबई, गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, होशियारपुर, जयपुर, जलंधर, ये हब हैं नकली मेडिकल लैब्स के। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण वही इच्छुक व्यक्ति जो विदेश जाना चाहता था, वो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं बोलूंगा उसको। क्योंकि एक तो वो पुलिस के पास नहीं गया, दूसरा वो इन लोगों के खिलाफ आवाज ना उठा पाया। ये लाइसेंस लेकर जो प्रशासन, मोहाली प्रशासन की द्वारा जो लाइसेंस इशू किए गए हैं, उनको वेरिफिकेशन करने का टाइम शायद उनके पास नहीं है, वेरीफाई नहीं होता। हो सकता है डबल रजिस्टर्ड बना रखे हो, हम तो सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं। क्योंकि बाज औकात तो ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को पुलिस स्टेशन तक पहुंचने नहीं दिया जाता, पहले ही डील कर ली जाती है। तो ये वो तरीके थे जो मैंने आपको बताया कि जो ज्यादातर लाइसेंस होल्डर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो गधे के सींग होते हैं। गधे के सींग समझे ना, गधे के सर पे सींग, कहावत है गधे के सर पे सींग उड़ गया। तो ये गधे के सींग होते हैं। ये महीने से 2 महीने के लिए मार्केट में आते हैं, अपना एक बड़ा ताम झाम, एक बड़ा सेटअप बैठाते हैं। वहां पे सेटअप करने के बाद लड़कियों को हायर किया जाता है। लड़कियां 2 तरह की होती हैं। एक वो लड़की जिसको इस बिजनेस के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती, उसका काम होता है सिर्फ टेलीकॉलिंग का। एक दूसरी लड़की जो शुरू से इनके साथ चलती हुई आ रही होती है, जिसको पता है कि पैसा कैसे निकालना है। तो उनका तरीकाकार क्या है? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, फेसबुक द्वारा यहाँ पे विज्ञापन दिए जाते हैं। विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति इनके पास आते हैं, फिर उनका मेडिकल करवाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मेडिकल जरा थोड़ा छोटा करवाते हैं, 4,000, 5,000, 6,000 तक का। मेडिकल करवाने के बाद ये उस शख्स को 25 दिन का विज्ञापन के अनुसार जो टाइम दिया होता है वीजे का, कुवैत, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, गल्फ कंट्रीज का, छोटे देशों का, 25 से 30 दिन के बाद ये उनको कॉलिंग करते हैं कि आपका मेडिकल हो चुका है, अप्रूवल लेटर आपका आ गया हुआ है, अभी आके आपको अप्रूवल लेटर की फीस जमा करवानी है। इच्छुक व्यक्ति फिर भागा भागा आता है इनके पास। ये 10 से 20,000 रुपये उनसे ले लेते हैं। 100, 125, 150, 200 लोगों की पेमेंट लिया, 20-25 लाख, 30 लाख इकट्ठा करा। महीने 2 महीने में गधे के सर के सींग की तरह गायब हो जाते हैं। इनके सिम नकली होते हैं,
इनके आधार कार्ड नकली होते हैं, इनके ड्राइविंग लाइसेंस नकली होते हैं, इवन इनके लैंडलॉर्ड द्वारा बनाया गया रेंट एग्रीमेंट तक नकली होता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उस लैंडलॉर्ड की है जो इनको अपना किराएदार बना रहा है, इनको अपनी जगह उस ठगी के लिए दे रहा है। बहुत कम हुआ है कि ऐसे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, क्योंकि वो हमेशा की तरह हाथ खड़े कि आधार कार्ड दिया था जी हमें, तो आधार कार्ड तो सारा नकली था। यही कुछ चीजें हैं जो ठगी के बिजनेस को बढ़ावा दे रही हैं। आम जन जो है, आम जनता जो है, उनको जितना जागरूक कर लो वो जागरूक नहीं होते। उनको लगता है कि जो बोल रहा है उसका खुद का कुछ इसमें कुछ सोच है उसकी ऐसी कि हमें क्यों बाहर नहीं जाने दे रहा, ये क्यों नहीं चाहता हम लोग बाहर चले जाएं। तो इन मानसिकता वाले लोगों को ना तो समझाया जा सकता है, ना तो मैं इस चीज के लिए मानता हूं कि इनको जागरूक भी करना चाहिए। तो ये तो हो गया अप्रूवल लेटर, मेडिकल और अप्रूवल लेटर। ये उन लोगों की बात है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी लाइसेंस, नकली आधार कार्ड, नकली लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, नकली रेंट एग्रीमेंट डीड्स के भरोसे पे काम करते हैं। अगर बीच में कोई इन पे रेड हो भी जाए, पुलिस रेड, कोई इंफॉर्मेशन दे भी दे इनको पुलिस को कि जी यहाँ पे कोई नकली इमिग्रेशन ऑफिस खुला हुआ है, तो तब भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, क्योंकि वहां मासूम बच्चियां, किसी की बेटियां, किसी की बहनें बैठी होती हैं। उन बच्चियों को नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या काम है। उनका काम होता है टेलीकॉलिंग का। उनके खिलाफ एविडेंस नहीं होता। एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है हमारी पुलिस में सॉरी, कि बच्चियों को ज्यादातर छोड़ दिया जाता है, लेकिन मगरमच्छ निकल जाते हैं। दूसरा तरीका है वीजे का। अप्रूवल लेटर जो है ये फ्री में दे देते हैं, और 1-1.5 महीने के बाद जब इन्होंने भागना होता है तो नकली वीजास को तैयार किया जाता है। वो नकली वीजास ऐसे होते हैं कि वो जिस भी कंट्री के लिए बनाना होता है वो वीजा, उनकी लीगल वेबसाइट पर वो शो होता है। इस हद तक इन लोगों के माइंड में कीचड़ भरा हुआ है कि ये किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरीके से ये जोंक की तरह, एक लींच की तरह लोगों का खून चूसना ही चाहते हैं। ये जब इच्छुक व्यक्ति विदेश जाने वाला आता है, वो बेचारा अपने साथ बैग रिश्तेदारों को मिलके सब कुछ, वो जब पहुंचता है ऑफिस में तो उससे 50 से 70 हजार रुपया ले लिया जाता है। 40-50 लोगों की पेमेंट उठा ये लोग गायब हो जाते हैं। और बारी आती है उस समय की जब ये ठगे हुए लोग पुलिस स्टेशन में धरने पे बैठते हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती है, आरोपियों के पकड़ने की बातें होती हैं, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस के हाथ खाली होते हैं, क्योंकि हर चीज ही नकली होती है। विदेश जाने वाला व्यक्ति जो है वो रोज रोज पैर भी नहीं कर सकता, इस केस को फॉलो नहीं कर सकता, अपने केस पे स्टैंड नहीं ले पाता। इसलिए कई एफआईआर कटी की कटी रह जाती हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ये मैंने आज जो आपको बातें बताई, ये लाइसेंस होल्डर और विदाउट लाइसेंस होल्डर, इन बातों में आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं लगेगा, दोनों ही एक तरह से काम कर रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा आम जनता से, जो भी मेरा ये वीडियो देखे, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब सड़क पर चलते हुए देखता हूं कि खाने को पैसे नहीं, भिखारी सड़कों पे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी हद से बढ़ती जा रही है, कारोबार नहीं है,
नौकरी तो तब मिलेगी जब डिमांड होगी, डिमांड तब होगा जब पैसा होगा, पैसा तब होगा जब कारोबार होगा। ना तो कारोबार है तो फिर डिमांड भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो नौकरी भी नहीं है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना भारत से बाहर जा, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए कुछ किया जा सके। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती है कि किसी भी ऑफिस में चाहिए, चाहे उसका नाम बहुत अच्छा है, रेप्यूटेड ऑफिस है या फिर छोटे ऑफिसेस हैं, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाइए, वहां के इंचार्ज को मिलिए, नहीं तो मुंशी को मिलिए। उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि सर हम इस ऑफिस में आए हैं, वीजा लगवाने के लिए आए हैं, सर हम जा सकते हैं वीजा लगवाने, या आपकी लिस्ट में कुछ गलत तो नहीं है, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स तो नहीं है, सर केसेस दर्ज तो नहीं है। तो कम से कम आपका जो पैसा है ना वो बच जाएगा। दूसरा, आज के समय में कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कुवैत, कतर, सऊदी, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, एक बार उनकी वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए कि क्या वीजा मिल रहा है, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें तो नहीं है। एक बार प्लीज, एक बार जाके उस वेबसाइट पे चेक कीजिए, ताकि आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई जो है वो बच जाए, आपको पछताना ना पड़े, आपको काश, अगर, मगर जैसे शब्दों का प्रयोग ना करना पड़े, बिना वजह आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े। आपकी सहायता किसी ने नहीं करनी, आपकी सहायता आप खुद करोगे। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, ये तो सुना ही होगा आपने। तो ये दो चीजें जो हैं आप अपने ध्यान में रखिए। मेरा कहना ये नहीं है कि सब लोग ही फ्रॉड हैं, सब लोग अच्छे भी नहीं हैं और सब लोग बुरे भी नहीं हैं, लेकिन अच्छे हों या बुरे हों, सबसे पहले इन दफ्तरों की जानकारी उस शहर के एसडीएम ऑफिस से अगर जा सकते हैं, एसडीएम ऑफिस से पता कीजिए, डीसी ऑफिस से पता कीजिए, लोकल पुलिस स्टेशन से पता कीजिए, एसएसपी ऑफिस से। बहुत सारे रास्ते हैं पता करने के, और कुछ नहीं बन पाता तो नीचे जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, जो शोरूम हैं, उनसे ही कंफर्म कर लीजिए कि भाई कोई झगड़े वगड़े तो नहीं होते, भागने वाले तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार पुलिस के पास जरूर जाइए किसी भी ऑफिस में जाने से पहले, ताकि कल को अगर आपके साथ कोई ठगी हो जाए तो आप किसी एक शख्स की, किसी एक वर्दीधारे की जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी निर्धारित कर सके कि इस शख्स ने मेरे को बोला था कि वहां चला जा। पुलिस हो सकता है आपको डिप्लोमेटिक आंसर दे कि पता नहीं, कंप्लेन तो आई नहीं, आपको जाना है, आप चाहिए, हम तो नहीं बोलते। ये नहीं सुनना, पूछिए कि सर आपकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपका काम है, शहर में बढ़ रही ठगी का बिजनेस, क्राइम, उनकी जानकारी आप तक होनी चाहिए। पूछिए, कुछ नहीं होगा। आवाज उठाइए, आवाज उठाएंगे लोग, आवाज सुनेंगे। ऑफिसर्स का काम सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने कहीं सिग्नेचर्स करने हैं, कोई केसेस दर्ज करने हैं, वो आपकी सुनवाई के लिए बैठे हैं। छोटा नहीं सुनता, बड़े के पास जाइए, बड़ा नहीं सुनता, उससे बड़े के पास जाइए, बड़ा नहीं सुनता तो उससे बड़े के पास जाइए, लेकिन आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।